नमस्कार। जिसका मैं आज एपिसोड 3 ऑफ डिकोडिंग इलेक्शंस में स्वागत करने जा रहा हूं, उनको किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हमेशा से पैदाइशी जो स्टार रहे हों, एक छोटे से घर से आने वाले, जिसने बचपन में क्रिकेट स्टार रहे, कॉलेज से फिर बाद में जाके भोजपुरी सुपरस्टार हुए, फिर राजनीति में भी स्टार बने और ना केवल 2 बार के सांसद हैं, परंतु सबके दिलों के राजा हैं और इतना जनता इन्हें पसंद कर रही है। मैं स्वागत करता हूं आज के इस एपिसोड में श्री मनोज तिवारी जी का। थैंक यू। बट मैं पैदाइशी स्टार नहीं हूँ। मैं तो जीवन के 24वें साल में सफलता मिली हमको, तो हम लोग पैदाइशी स्टार नहीं है। पैदाइशी तो हम लोग बहुत अभाव में, गरीबी में, गांव में। तो मेरे जीवन में जो सफलता जिसको कहेंगे वो 24 साल का था तब आया। सर, मैंने इसलिए ये कहा आपको क्योंकि सर जिस प्रकार रामेश्वरम में जब अब्दुल कलाम जी का जन्म हुआ तो वो एक नैया चलाते थे और उस समय से फिर आगे वो जीवन में बढ़ते रहे। तो और कहते हैं कि उस समय से परमात्मा परमेश्वर का उन पर हमेशा आशीर्वाद रहा। मैंने कई इंटरव्यू से देखा। वो बात सही है सर, मैंने कई इंटरव्यू से सीखा कि आप मंदिर पे शाम को बैठा करते थे और वहाँ के भजन वगैरह आपको याद रहे। उसके बाद जीवन में आप जहाँ जहाँ चलते रहे, आपने कहा कि कॉलेज टाइम से ही, ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है कि मोर गोल्ड हैज़ बीन माइंड फ्रॉम द माइंड्स ऑफ पीपल देन फ्रॉम अर्थ। तो परंतु जो दिल का ये वो था कि मुझे हाँ करना है, तो मैं उस सर आप में उस मैंने ये कहा कि मेंटल बिलीफ के साथ और जिस कॉन्फिडेंस के साथ सर ने स्टार्ट किया और वो हमेशा तक बना रहा। सर मैं बताता हूँ, 2015 में सर से पहली बार मिला था एक बैडमिंटन के इवेंट में। तो लाल शर्ट सर ने पहनी हुई थी और उसके बाद में अभी कुछ समय पहले मिला तो मैंने रिक्वेस्ट किया, तो मेरे को लगा कि पता नहीं एग्री करेंगे नहीं करेंगे। और फिर मैं इंटरव्यू देखता रहा, फिर मैंने देखा कि इन्होंने मैसेज करते रहे। हाँ, मैं मैसेज करता रहा कि, पर सर ने कभी ये नहीं कहा। मुझे एक बात पता थी कि ही इज़ सो ट्रू टू हिज वर्ड्स, कि जैसे कहा है कि कहिया नहीं है, जो शब्द मैंने भी इंटरव्यू पढ़ते पढ़ते इनके वर्ड सीखे कि ही इज़ मैन ऑफ वर्ड्स, मेरे को ज़रूर एग्री करेंगे। सर आप छोटे से गांव में पले बड़े हुए, तो सर वहाँ से बॉम्बे का सफ़र कैसे तय करा? पहले तो दिल्ली का सफ़र हुआ। पहले मेरा गांव से हमारे गांव के स्कूल तक का सफ़र था जो 4 किलोमीटर दूर था, और मैं 10वीं तक रोज़ 4 किलोमीटर पैदल जाता था, पैदल आता था 8 किलोमीटर। तो हम लोगों का पहला जो डेस्टिनेशन था ना पहुंचने का, वो था कि बनारस पहुंचना है। बनारस पहुंच गए, फिर हुआ कि दिल्ली पहुंचना है, सुपर कैसेट इंडस्ट्रीज़, मेरा गाना चलना चाहिए। बहुत समय बाद जब हर तरफ से हार गए, फिर उसके बाद जब यहाँ मैं सिंगिंग स्टार बन गया, तब मैं बॉम्बे गया हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको रास्ता कहीं भी जाना हो, शॉर्टकट कुछ नहीं है लाइफ में। लंबा रास्ता मिलेगा तो घबराना नहीं, चलते रहना, सफलता मिलेगी। बहुत और ना भी मिले, जैसे लोग कहते हैं चलते रहना सफलता मिलेगी, ना भी रहे तो क्या आप इतने अपने आप को तैयार कर चुके हो कि सफलता ना मिले फिर भी खड़े रह सको? वो बहुत बड़ा इंसान है। सफल हो गए तो सब खड़ा हो जाता है, असफल हो के जो खड़ा हो सके वो रियल विनर है। थैंक यू सर, युवाओं को ये मोटिवेट करने के लिए। मैं बहुत से लोग नहीं जानते कि मनोज तिवारी जी को अगर 2 शब्दों में मेरे को समराइज़ करना हो तो मैं कहूँगा कि स्ट्रॉन्ग व्यूज़ लूजली हेल्ड, कि मतलब अंदाज मजाकिया है परंतु आदमी बहुत ही सीरियस हैं। मतलब कहने में मतलब मजाक कर देते होंगे, पर इनका स्ट्रगल, इनका हार्ड वर्क और डेडिकेशन, डिसिप्लिन, रात के अभी 12 बजे हैं, समय दिया
और मतलब ये किसी को नहीं दिखता। बहुत से कम लोग ये भी नहीं जानते होंगे कि इन्होंने ड्राइवरी करी है और उसके बाद एक 23 दिन झुग्गी में रहे हैं दिल्ली आके। तो सर स्ट्रगल के दौर के टाइम की मतलब वो टाइम कैसा था, और मतलब एमपी बनने से पहले या स्टारडम पाने से पहले का और अब का सर कैसा समय था? मैं हीरो तो हमेशा अपने आप को समझता था। मैंने कभी अपने को स्ट्रगलर समझा ही नहीं। मैं पढ़ता था तो भी मुझे लगता था आई एम द बेस्ट। मैं जब क्रिकेट टीम में आया, बीएचयू क्रिकेट टीम में, तब भी लगता था आई एम द बेस्ट। और फिर उसके बाद जब हम सिंगिंग में आए, हमको बहुत लोग कहते थे ऐसा गाता है वैसा गाता है, मगर नहीं, मैं बेस्ट हूँ। तो मैंने अपने आप को बड़े से बड़े विपरीत परिस्थिति में मैंने कोशिश किया कि बदतमीजी नहीं करनी है, विनम्रता के साथ बात करनी है, और वो सफल हो गया। इस बात को कोई दोहरा नहीं सकता कि सार्वजनिक तौर पे सारे मंचों पे सबने देखा है कि बिग बॉस में जो भी हुआ, परंतु सर ने ना कभी अपना आपा खोया और हर मंच पे हमेशा उस मृदुलता के साथ सबका उत्तर दिया। जब सर आपने ये कहा कि आई एम द बेस्ट, तो एक फैक्टर जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि आप इतने पॉपुलर सांसद कैसे बने, तो सर एक रीज़न मुझे निकल के आया कि सर आपने जो डिग्री करी वो MPEd करी है। MPEd, हाँ, BPEd, MPEd। हाँ, तो उसी में MP है। तो सर कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वहीं से इनकी शुरुआत स्टार्ट हो गई थी, और जाने अनजाने में कई इनके गानों में कानून बना। जैसे शराब के ऊपर कानून बना, दहेज के ऊपर कानून बना, जैसे गंगा मैया के ऊपर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। और पुलिस वाले स्पेशली थैंकफुल हैं मनोज सर के, क्योंकि इनकी एक पिक्चर के बाद उनको प्रपोज ज़्यादा आने लग गए, दरोगा बाबू आई लव यू। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है, मैं ह्यूमरस वे में कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम, कि जो रिलायंस इंडस्ट्री ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया उसके पीछे इंस्पिरेशन मनोज तिवारी सर रहे होंगे, जब इन्होंने गाना गाया जियो रे बिहार के लाला, तो वो जियो वर्ड वहाँ से कैच करा। अरे ऐसा नहीं है। जी सर, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ 2009 में। सर पहले ही बता दूँ, थोड़े सीरियस सवाल पहले स्टार्ट करें, थोड़े मजाकिया कुछ वाले। भी पूछो आप तो आपको कैमरा ऑन है, आप ऑन हो, कुछ भी पूछोगे मैं जवाब दूंगा। सर 2009 में यू कंटेस्टेड फ्रॉम समाजवादी पार्टी, गोरखपुर, समाजवादी पार्टी अगेंस्ट योगी आदित्यनाथ जी, हु इज नाउ द चीफ मिनिस्टर, एंड नाउ यू आर इन द सेम पार्टी एंड योर कलीग्स। आप दोनों अब कलीग हैं, तो कैसे आप मतलब ये नेटवर्किंग कैसे करते हैं आप? मतलब इसमें पॉलिटिक्स में रहने के लिए सर नेटवर्किंग का बड़ा रोल है, तो आप कैसे नेटवर्किंग करते हैं? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि कुछ लोग नेटवर्किंग भी करते हैं और कुछ लोगों को पार्टी लाती है। संजोग से हम अपनी बल से या अपनी कौशल से जब हम खड़े हो गए एक जगह, हमको लोग जान गए, तो हमारे घर में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था, हमारे गांव का प्रधान भी कोई नहीं रहा है, मैं पहला व्यक्ति हूँ। तो मुझे एक बार गोरखपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ाया, अब संसार में नहीं रहे, अमर सिंह जी ने। तो मैं वो चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन वो अमिताभ बच्चन जी के साथ हम फिल्म कर रहे थे, वो और अमिताभ बच्चन जी, अमर सिंह जी दोनों वो दोस्त थे, और वो मुझे ऐसा प्रस्ताव रखे, मैं नाना, वो कहते हैं ना कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। तो वैसे ही समझ लीजिए कि मैं वो 2009 का इलेक्शन मैं ना चाहते हुए भी चला गया, और वो मेरी आयु सिर्फ 3 महीने की थी चुनाव लड़ने तक। चुनाव लड़ने के बाद अमर सिंह जी का समाजवादी पार्टी से किनारा हो गया, तो मेरा तो कुछ वैसा बैकग्राउंड था भी नहीं, बट उस चुनाव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। उस चुनाव ने मुझे सिखाया कि 2 नाव पे पैर मत रखना। राजनीति जो हम उसने चुनाव के दौरान जितने लोग आते थे, बात करते थे, अपनी समस्याएं बताते थे, तो मुझे लगा यार मनोज तिवारी तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कमिटेड पर्सन हो,
तुम आधा आधा कैसे कर सकते हो? लोगों की कितनी अपेक्षाएं हैं। तो जिस दिन सोचना, पूरे मन से सोचना। जब 2014 में मैं अपने मन से सोचा, 2013 में, कि हमें बीजेपी को सपोर्ट करना है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनते देखना है, तो मैं ये नहीं सोचा कि मैं सांसद बनूंगा। मैंने तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखने के लिए बीजेपी का समर्थन में कूद गया। उसके बाद की कहानी, तो वो जो फेज था ना, उसने मुझे सिखाया। और मैं दुनिया को बोलूँगा कि अगर किसी से आप ऐसा अधिकार मांगने जाते हो कि मैं आपकी सेवा करूँगा, तो हाफ हार्टेड मत जाओ, पहले खुद को तैयार कर लो। जी सर, थैंक यू फॉर दिस लेसन। जो आपने कहा कि दो नावों में पैर मत रखना, क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है कि लोग जब पार्टी सत्ता में नहीं होती तो दूसरी पार्टी में स्विच कर जाते हैं। उनका एक लक्ष्य होता है सांसद बनना या एमएलए बनना। दो तरह की स्ट्रैटेजीज हैं। जब से मैं सांसद बना, मैं फिल्म नहीं करता हूँ। जी जी, नहीं करता हूँ फिल्म। जी सर। मेरे पास, आप जानते हैं, मैं तो एकदम सुपर स्टारडम में आया इधर। जी सर। मतलब नहीं, फिल्म के लिए हमको 20 दिन देना पड़ेगा, और 20 दिन है नहीं। हाँ, सप्ताह में एक दिन निकाल पाते हैं। जी सर। तो हम शो करते हैं, जो हमारा स्किल है सिंगिंग का। टीवी कभी कभी कर लेते हैं, फिल्म नहीं करता मैं। सर, आपका जीवन सर एमपी बनने से पहले और एमपी बनने के बाद में क्या परिवर्तन आया इस पे सर? या लाइफस्टाइल कैसे चेंज हुआ? और स्ट्रेस आया या और मज़े आए या क्या हुआ सर? देखिए, दोनों एक ही तरह है। वहाँ भी स्ट्रगल है, रोज़ कोशिश करनी पड़ती है, कोई रेस्ट नहीं है आपके लिए, और यहाँ भी सेम है। हाँ, एक चीज़ का अंतर है कि जो वो दुनिया थी ना हमारी ग्लैमर की, उसमें हम अपने हिसाब से छुट्टी ले लेते थे। इसमें आप अपने हिसाब से छुट्टी नहीं ले सकते। जनता जैसे चाहेगी, लोग जैसे चाहेंगे, वैसे ही मूव करना पड़ता है, और बड़ा बड़ा चैलेंजिंग है। लोगों की अपेक्षाओं पे खरा उतरना आसान नहीं है। सर, वर्किंग ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे दिन में मतलब क्या वर्किंग रहती है आपकी सर? कुछ इस पे शॉर्ट में। देखो, ये डिपेंड करता है कि सांसद का फोकस कैसा है, या जनप्रतिनिधि का फोकस कैसा है। अब हम लोग जिस युग में आए हैं ना, नरेंद्र मोदी जी का युग है ना, जी सर। तो अब यहाँ तो ढूंढना पड़ेगा सांसद कौन बनेगा। इतना कड़ा इम्तहान है कि लोग बनना ही नहीं चाहेंगे। अच्छा। यस सर, हम तो ये सोचते हैं कि अब तो सांसद बनना बहुत आसान हो गया है, जो बीजेपी से जो भी लड़ेगा सांसद बनेगा। सॉरी इफ़ आई एम रॉन्ग, बट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सांसद बनने के लिए लोग सामने नहीं आ रहे? चूंकि बीजेपी का सांसद बनने के बाद जितना आपको फोकस्ड रहना है, जितना काम करना है, और अब आप सेवक हो, आप राजा नहीं हो। ये बीजेपी का सांसद का मतलब है। आपका प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की भूमिका में है, तो आप सेवक हो। और सेवक का ये धर्म नहीं है कि वो जनता से उलझे, जनता की सुनो, उनको संतुष्ट करो। अब इतना करने के लिए कौन, एक बार जीतने के बाद लोगों को नशा हो जाता है, तो अब वही टिक पाएगा जो सच में सेवक हो। बीजेपी में वही टिक पाएगा। सर, बहुत सारे सवाल, जैसे जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे होते हैं हम लोग, तो देखते हैं कि आप कई स्टैंडिंग कमेटीज़ के मेंबर हैं, या कंसल्टेटिव कमेटीज़ के हैं, या डेलीगेशंस आप मॉरिशस वगैरह में गए थे। सर, ये स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है? स्टैंडिंग कमेटी जो कई मंत्रालयों की अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी होती है। मतलब 22 से 25 सांसदों का ग्रुप, जैसे हमारे टूरिज्म का काम कर रहा है, तो टूरिज्म का नीतियां बनाएगा। अच्छा। मिनिस्टर को, मंत्रालय को अपना प्रपोजल देगा। अच्छा सर, ये सारी पार्टीज़ के होते हैं? सभी पार्टी के होते हैं। तो मतलब सारी पार्टी के लोग फिर भी एक पॉलिसी बना सकते हैं और जो उस मंत्रालय को दे सकते हैं? हाँ अच्छा भाई, दूसरी पार्टियों के लोग स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष होते हैं। अच्छा। जैसे आईटी के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन शशि थरूर जी हैं। जी जी, ओके। तो उनको बहुत सारा अधिकार है।
वो अपनी संस्तुति कर सकते हैं। स्टैंडिंग कमेटी देगी, और स्टैंडिंग कमेटी जब देती है तो मंत्रालय को ही नहीं देती है, वो संसद को देती है। तो सर मिनिस्टर का ऑब्लिगेशन होता है उसे फॉलो करना? बिल्कुल होता है, लेकिन अब वही होता है ना कि देखो, आप समझो मयंक जी कि 22-25 लोग हैं, जब सब सहमत होंगे तभी ना होगा। जी सर। तो फिर वहाँ बहुमत तो आ ही जाता है। जी सर, जी सर। लेकिन चेयरमैन है तो उनका बहुत है कि आप जो पॉजिटिव काम है, राजनीतिक उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक उद्देश्य से किया गया आपका निर्णय संसद मानती है, मंत्री जी भी मानते हैं। जी सर। सर जैसे आप पार्टी के अध्यक्ष रहे दिल्ली, इसी में तो राहुल गांधी जी की किरकिरी होती है कई बार ना, क्योंकि वो संसद समिति में जाते ही नहीं हैं। आप जो परंपरा है जहाँ से बातें हो सकती हैं वहाँ जाएंगे नहीं, और अगर गए भी तो जो सब्जेक्ट होता है उस पर बात नहीं करते। जी सर। तो ये सब कभी कभी नहीं पब्लिक फोरम में आ जाता है जी सर। कि गए और बहुत दिन से अब्सेंट हैं, गए तो अपना मुद्दा लेके जाते हैं, तो ये ऐसे नहीं चलता है। उसका पूरा लॉ है, संविधान है वो। जी सर। वो एक मिनी संसद है, स्टैंडिंग कमेटी एक मिनी संसद है। जी सर। सर आप पार्टी के प्रेसिडेंट रहे दिल्ली के, तो सर आपने जैसे एमसीडी में आपके अंडर रिकॉर्ड मतों से जीती, 379 टिकट्स थी, और फिर विधानसभा में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर, और उसके अलावा ब्लॉक प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो ये जो इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने लिए सर, जैसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत सारा यूथ ये जानना चाहता है कि अगर वो अप्लाई करेंगे तो उन्हें कैसे टिकट मिलेगा सर, तो क्या क्या बैकग्राउंड चेक या सर्वे चेक होता है, कुछ इस पर आप रोशनी डालना चाहिए। देखिए, सिर्फ अप्लाई करने से टिकट नहीं मिलता है, बल्कि टिकट के पहले 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करना पड़ता है। जी सर। आपकी पहचान बनती है, या आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हैं। जी सर। जैसे मैं आया हूँ राजनीति में, जी सर। मैं तो पार्टी में काम नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा 20-25 साल का तो किसी फील्ड में काम है। जी सर। तो वो पब्लिक फोरम से निकाल लिया पार्टी ने, क्या क्या करता है, क्या क्या इसकी इमेज है, क्या कैसे कैसे लोग चाहते हैं नहीं चाहते हैं। तो अगर आप किसी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं तो आपको हम बुला के टिकट दे सकते हैं, एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं है। और अगर आप ट्रेडिशनली आना चाहते हैं तो आपको पहले पार्टी में काम करना पड़ेगा, आपका चरित्र देखा जाएगा, आपका डिसीजन मेकिंग क्षमता देखा जाएगा, और उस पर विश्वास होने पे आपको टिकट दिया जाता है। सर चुनाव प्रचार से कितने दिन पहले टिकट डिस्ट्रीब्यूट आपने करे? और देखिए, हम यहाँ पे एक थोड़ा सा जो मैंने किया वो मैं नहीं चाहता हूँ। जी सर। ओके सर। मैंने समझ लीजिए कि जिस दिन एप्लीकेशन देने का, मतलब नॉमिनेशन करने का लास्ट डे है, जी सर। उस दिन भी हमारे नाम घोषित हुए। जी सर। बट मैं इसका समर्थक नहीं हूँ। जी सर। वो हमारी गलती थी। उसको हमें और 20 दिन 1 महीना पहले काम करना चाहिए। और मेरा मानना है कि चुनाव के टिकट हमेशा नॉमिनेशन डेट से 2 महीना पहले अगर हो जाए तो और भी अच्छा है, लोगों को भी समझने में आसानी होती है। सर जिस दिन चुनाव हो रहे होते हैं उस दिन सर एज अ पार्टी प्रेसिडेंट ऑफ द रीजन, उस दिन आपकी क्या मूवमेंट रहती है? आपको तो 70 विधानसभाएं देखनी है। किस दिन? सर जिस दिन वोटिंग हो रही होती है तो उस दिन एज अ पार्टी प्रेसिडेंट आपकी क्या मूवमेंट हो रही होती है? कैसे मॉनिटर करते हैं 70 विधानसभाओं को सर? अब ये नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है क्योंकि ये हमारा राज है ना। यही बता दूंगा तो सब उसको फॉलो करने लगेंगे। वो अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है और उसको बताना ठीक नहीं है। सर इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्रूशियल मूवमेंट्स आए, अलग अलग बुद्धिजीवी उनको अलग अलग कहते हैं। जैसे कुछ कहते हैं कि जयललिता जी के साथ वो जो असॉल्ट हुआ था एक बहुत पॉलिटिक पॉइंट था। जैसे कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच दी थी पार्टी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनने से पहले कि आप चलें ना चलें, देश तो मत कर चुका है। जैसे शीला दीक्षित ने कहा था कि हु इज़ केजरीवाल। ये कुछ टर्निंग पॉइंट्स, ऐसे ब्रीफ मूवमेंट्स आए। सर आपके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स में ऐसा कौन सा मूवमेंट है जो आपको लगता है लार्जर देन लाइफ इवेंट था, उसने पूरा सब कुछ बदल दिया? देखो, ये जो लाइन है ना कि आप चलो न चलो, देश चल चुका है,
ये बड़ा पॉजिटिव लाइन है। टू मोटिवेट फॉर वोटिंग, टू मोटिवेट टू थिंक पॉलिटिकली। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, वोट देने जाता है, अगर वो कहता है कि मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, तो वो अपने से झूठ बोल रहा है। आप वोट देने जा रहे हैं ना, जी सर, तो वोट देने के पहले सोचेंगे ना कि हमारे लिए कौन ठीक है, कौन पार्टी बेहतर है, किसका मैनिफेस्टो अच्छा है, कौन है जो कहता है वो करता है, कौन है जो कहता कि वाले करता नहीं है। तो इसका मतलब कि आप पॉलिटिकल हैं और नागरिक को सतर्क रहना चाहिए, तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा। तो इसके लिए कि आप चलो न चलो, ये देश चल पड़ा है, ये अच्छी लाइन थी। कई बार ऐसी गलत लाइनें भी बोल दी जाती हैं जो कि लोगों को दिल में लग जाता है और चुनाव में उसका असर होता है। जैसे सर, अब जैसे कि कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी को चुनाव तो हम लड़ ही रहे थे, अब कुछ लोग गाली देने लगते। आप बहुत बड़े लीडर हो, किसी पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हो, बड़े लीडर हो, और आप कह दो कि ये प्रधानमंत्री चोर है, तो उसके पहले आपको कुछ तो बताना पड़ेगा कि चोरी क्या किया, वरना देश उल्टे आपको सजा दे सकता है कि आप अच्छे व्यक्ति को गलत शब्द बोल रहे हो, उस शब्द का किसी ने नीच बोला। ऐसी किसी को भी गलती नहीं करनी चाहिए। कोई भी अगर ऐसी गलती होती है तो उसका खामियाजा खुद उठाना पड़ता है, बाकी तो इश्यूज चलते रहते हैं। सर, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम ऑन सोशल मीडिया, और कितना समय देते हैं सर सोशल मीडिया पे आप दिन में? बहुत चला जाता है यार लेकिन मैं कम करना चाहता हूँ। आपका स्क्रीन टाइम सर कुछ है? 5 घंटे, 6 घंटे? आमतौर पे सर आजकल सबका 5 घंटे आ रहा है। हमारा भी कुछ ऐसे ही आता है, लेकिन अभी मैंने कम किया है। अब मैंने थोड़ा लोगों को कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी है इसमें, और उनको बोलता हूँ कि आप लोग मुझे सूचना दे के क्या करना है, या किसी विषय पे मेरी बात करके उसको आगे बढ़ाओ। सर, प्रिंट मीडिया आप डेली कितना न्यूज़पेपर या मैगजीन कंज्यूम करते हैं? कौन कौन सा कुछ बताना चाहें इसमें? प्रिंट मीडिया, तो टाइम यू स्पेंड रीडिंग, उसके अलावा भी सर आप कितना टाइम देते हैं, और इन्फॉर्मेशन को अदर देन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया को के अलावा क्या क्या कंज्यूम करते हैं सर आप? देखो, मैं सत्य बोलूँ ना, तो आजकल हम लोग सरसरी निगाह से डालते हैं और हेडलाइंस पढ़ते हैं। दैनिक जागरण पढ़ लिया, नवभारत टाइम्स पढ़ लिया, नवोदय टाइम्स पढ़ लिया, पंजाब केसरी पढ़ता हूँ, और दैनिक भास्कर पढ़ता हूँ। अंग्रेजी हमको थोड़ी सी फ्लुएंट नहीं आती है, फिर भी टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, ये सब देख लेता हूँ। सर, 5,000 के लगभग आपने गाने गाए हैं सर। आपकी एक 5,000, 4,991, 9 गाने पीछे हूँ। अच्छा, 9 गाने पीछे हैं सर। आपने इतने गाने गाए सर, तो कैसे रियाज करते हैं राजनीति के बीच में भी? अब भी क्योंकि सर आप इस प्रोफेशन से फेमस हुए हैं, तो क्या आपने प्रोफेशन छोड़ा है, या फिर करते हैं तो कैसे रियाज करते हैं? ना, मेरा म्यूजिक रूम है, और मैं डेली 2 काम जरूर करता हूँ, एक्सरसाइज और म्यूजिक रियाज सर करता हूँ। सर, आर्टिस्ट मैंने सुना है कि या तो इंट्रोवर्ट होते हैं या एक्सट्रोवर्ट होते हैं। एक्सट्रोवर्ट सर, जैसे मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था क्वाइट, तो उसमें बताया सर कुछ लोग अकेले काम करना पसंद करते हैं, या कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन और इनमें बहुत एक्सेल करते हैं। तो जो क्रिएटिविटी के लिए जो सॉलिट्यूड और ये सब है, तो सर मैं ये पूछना चाह रहा था, आप एक व्हेन यू वांट टू वर्क, तो आप अकेले में काम करना पसंद करते हैं, अपने विचार जागरूक करते हैं, या विचारधारा बनाते हैं, या एक डायरी राइटिंग करते हैं, या एक ग्रुप में ही आपका एक विचारधारा बनती रहती है और टैब रखते हैं? सर कैसे? इंट्रोवर्ट हैं आप, एक्सट्रोवर्ट है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ काम करने के तरीके में। इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है? सर, इंट्रोवर्ट में ये होता है कि अपने विचारों से पीछे नहीं है, पर काम करने के तरीके में कि इंडिविजुअलिज्म है ना,
और एक्सट्रोवर्ट मतलब हाँ कि सबके बीच रह के काम कर रहा है और तो देखो हम लोग का तो दोनों तरह का काम होता है ना, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द वर्क। बहुत सारे ऐसे काम आपके हैं। थॉट्स के रिगार्डिंग और आपकी जो कंटेंट क्रिएशन है उसके रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ सर मैं। वो लिमिटेड लोगों में करते हैं। ओके सर, आपने आर्टिस्ट के अराउंड भाई देखो हम लोग आर्टिस्ट में अगर बात करोगे ना, मान लो मैं कोई थीम लिखने जा रहा हूँ और किसी को थीम दे दिया तो वही लिख लेगा। अच्छा, भाई थॉट आना तो उसको छुपा के करना पड़ेगा ना क्योंकि आजकल वो भी है ना कि जो सबसे पहले गा दिया या लिख दिया उसका पेटेंट हो गया। जी जी सर। अब तो आप एक व्हाट्सएप पे किसी को भेज दो तो जो सबसे पहले भेजा थॉट उसी का हुआ। अच्छा सर, ये भी लीगल बेसिस है क्या? हाँ, अच्छा, दो ओरिजिन टाइम आराम से पकड़ा जा सकता है। अभी देखिए कोई फेक मैसेज चलता है तो पहली बार कौन किया ये पकड़ ले रही है पुलिस। जी सर, दिल्ली गवर्नमेंट की एक स्ट्रैटेजी है, जैसे रॉबर्ट कैलेडिनी की स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं वो रेसिप्रोकेशन की, मतलब कि किसी को आप कुछ भी दो तो वो रिटर्न में तो कहीं ना कहीं जैसे फ्री राइड के थ्रू जो भी लेडीज़ बस से टिकट ले रही हैं, फ्री टिकट, अगर फ्री टिकट करना ही था तो मतलब टिकट ही क्यों दी, वो पिंक स्लिप भी क्यों दी जा रही है? जैसे अब बिजली के बिल में कह रहा कि आपका माफ़ था या जो भी था, हुआ नहीं हुआ वो अलग नहीं सर, ये रेसिप्रोकेशन की स्ट्रैटेजी है। तो सर इसको काउंटर करने के लिए हम कैसे करेंगे? मतलब अगर ये तो नहीं, हम समझे नहीं, फिर से बताइए हिंदी में। एक स्ट्रैटेजी ये है रेसिप्रोकेशन की, हम लोग जो पैदाइशी ऐसा होता है कि हम किसी से अगर कुछ चीज़ लेते हैं तो उसको हमें वापस करना ही होता है। तो अब इसको कैसे गवर्नमेंट्स करती हैं कि उनको कुछ दे देती है तो जिससे वो ये लगे कि हमें सरकार की तरफ से मिला है। जैसे अगर फ्री राइड करी बस में तो उसमें टिकट दी, चाहे वो निःशुल्क थी पर टिकट मिली, जब उन्हें लगा कि ये टिकट मिली है तो ये मेरे को सरकार की तरफ से मिली है, मेरा आज के फ्री हुआ है, तो इनडेप्ट हो गया वो और लेडीज़, और ये सोचती है कि फिर मुझे उसे वोट देना है। तो ये कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल चल रहा है सर। जैसे बिजली का बिल आया तो अगर ज़ीरो ही था तो बिल भी देने की क्या ज़रूरत है, तो उसमें फिर बिल में लिखा आपका बिल मुफ्त है। तो सर ये जो स्ट्रैटेजी है कई सरकारें यूज़ करती हैं और कुछ ना कुछ फ्री बांट के, तो ये रेसिप्रोकेशन प्रिंसिपल यूज़ हो रहा है कि हमने कुछ दिया फ्री में तो उसके बदले में सर कहीं ना कहीं ये वोट में कन्वर्ट होता है। तो सर इस स्ट्रैटेजी का क्या तोड़ है और कैसे करा जा सकता है सर? देखिए इस देश में ना वीकर सेक्शन के लिए सरकारें कुछ कदम उठाती हैं, वो भी वीकर सेक्शन के लिए उठा सकती हैं, उठाना चाहिए संवैधानिक रूप से। लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं जो वो झूठा बयान देते हैं। और जैसे कई कंपनियां ऐसे आपसे एग्रीमेंट करती हैं कि जो असली बात होती है इतना महीन लिखा होता है जी सर, कि आपको पता नहीं चलता और फंस जाते हैं। जैसे दिल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग कि दिल्ली में जब पहली बार ये आम आदमी पार्टी आई थी तो उन्होंने कहा, उनका एक बड़ा बड़ा पोस्टर छपता था, बिजली हाफ पानी माफ। जी सर, आता था? जी सर आता था। अब आप बताओ कि आज तो बिजली सबका हाफ हो जाना चाहिए था। जी सर, तो बिजली तो 4 गुना हो गई, दुकान की बिजली कमर्शियल 4 गुना हो गई। और बिजली हाफ किसका हुआ बोल दिया कि जो 200 यूनिट तक यूज करेगा या जो भी एक निश्चित रूप से, जी सर, तब हम उतना हाफ करेंगे। अब ये पहले बोल दिया होता तो पब्लिक उस हिसाब से फायदा लेती। फिर एक चुनाव आया तो बोल दिया कि बिजली माफ, जीरो दिखाते हैं ना। जी सर, तो भाई आपने किया है कि 200 यूनिट तक जिसकी बिजली होगी उसको माफ कर देंगे, और जो जिसकी दुकान है कमर्शियल है उसको बढ़ा दिया 3 गुना, इससे 6% लोगों को फायदा हुआ। जी सर, और जो 95-94-95% लोग पहले से ज्यादा देने लगे। जी सर, लेकिन अब दिखाने के लिए तो कहेगा देखो जी जीरो बिल है। तो ये जो है ये है आंखों में धूल झोंकना। अब भाई मान लो ऐसे 5% भी लोग होंगे तो आएंगे ही, कहेंगे कि मेरा तो बिल फ्री है। लेकिन 95-94% जो लोग हैं उनके तो जीवन में कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब इस तरह का झूठ बोल करके, झांसा दे करके सरकार बना लेना, ये
सब कोई नहीं कर सकता, ये भी एक अलग प्रकार की चमड़ी का परिचय होता है। उनके लिए जो कर रहे हैं, देखो वो कहाँ तक करते हैं, पब्लिक तो एक दिन पूछेगी। सर एग्जिट पोल्स का आज के चुनाव में सर क्या सिग्निफिकेंस है, मतलब कितना सिग्निफिकेंस है, सही है गलत है ये नहीं, पर उसका सिग्निफिकेंस क्या है एग्जिट पोल का? अब देखिए, एग्जिट पोल डिपेंड करता है, जिसका तुक्का बैठ गया सही तुक्का है। सर उसका चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कई बार चुनाव वोटिंग होने से पहले एग्जिट पोल आते हैं, तो उसका सर कई बार सही भी हो जाते हैं। नहीं सर, जो कंटेस्ट कर रहा है सपोज जो भी उसके अगर उसी के फेवर में है सर, इस पे क्या आपने जैसे आपने देखा होगा? एग्जिट पोल ठीक नहीं होना चाहिए, नहीं होना ही नहीं चाहिए, ये बैन होना चाहिए। जी सर। ये कहीं ना कहीं इलेक्शन के फेयरनेस को चैलेंज करता है, जी सर। इसको बैन करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल सुझाव है। सर जैसे आपके कार्य करने का तरीका है, आपने कई बार दिल्ली के मसलों को लेकर कंसर्न्ड लीडर्स को लिखा है, जैसे आपकी कई लीडर्स से हो सकता है कि आपको पता है वो आपकी बात नहीं मानेंगे, फिर लिखने का क्या फ़ायदा है? फिर भी आप क्यों, जैसे आपने कई मुद्दों पे आपने लिखा उन्हें, आपको पता है कोई निष्कर्ष नहीं हो, कोई एक्शन नहीं हो, फिर भी सर राइटिंग का क्या फ़ायदा? इट्स माई स्टैंड, ओके। मैं ऐसा चाहता हूँ। जी। आप नहीं करोगे तो ये तो होगा ना कि हाँ मनोज तिवारी ये चाहता है, जी। तो वो तो लिखना ही चाहिए। मैं कोई गाली थोड़ी दे रहा हूँ। जी सर। जो पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको हमने लिख दिया कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये जनता के हित में है, ये जनता के हित में नहीं है। अगर उसको वो मानते हैं तो उनका परिचय, हमने अपनी बात कह दी कि ये मेरा स्टैंड है, जी सर। वो तो होना ही चाहिए ना। जी सर। चुप रहने से थोड़ी होगा काम। सर जो तटस्थ है लिखता है, जग उनका भी इतिहास। अच्छा। आप तटस्थ रह गए बड़े प्यार से कि नियम इधर न उधर न उधर न बीच में, तो इतिहास एक दिन पूछता है कि जब ये गलत काम हो रहा था तो तुम क्या कर रहे थे? भाई मैंने अपनी आवाज़ रेज करी थी। जी सर। जैसे दिल्ली चुनाव में सर एक भारी मुझे लगता है गलती ये हुई, जबकि सर बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही फेस वाली, उन्होंने यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की तरह वन मैन वर्सेस वन मैन का इलेक्शन लड़ा और जो कामयाब भी हुआ। तो सर ये स्ट्रैटेजी दिल्ली में कहीं ना कहीं आपको ये लगा कि ये स्ट्रैटेजी ना यूज़ करके किसी को भी अगर फेस बनाते तो पूरी पार्टी उसको बैक करती, वन मैन वर्सेस वन मैन लड़ती, तो क्या ये स्ट्रैटेजी और कामयाब होती? क्योंकि थोड़े मार्जिन से फ़र्क रहा सर। अगली बार आपके सुझाव का ध्यान रखें। जी सर। सर तब तक मैं स्ट्रैटेजीज़ में और कुशग्र हो जाऊंगा सर, और आपको और सलाह देता रहूँगा। सर एक स्ट्रैटेजी पे मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि ये क्या कोइंसिडेंस है कि ये स्ट्रैटेजी है नए लीडर को इस्टेब्लिश करने के लिए उस प्रदेश में बाकी सीनियर लीडर्स को या तो प्रमोशन दे के मिनिस्टर या गवर्नर बना के, हर स्टेट में होता है सर, आज से नहीं हमेशा से। सर ये कोइंसिडेंस है या स्ट्रैटेजी है, इस पर कुछ सर आप कहना चाहेंगे? नहीं, पार्टी के अपने डिसीजंस होते हैं और ये तो पार्टी देखती है किसको क्या देना है। अच्छा सर, अब रैपिड फायर राउंड पे आ रहे हैं सर, यू विल लव इट। ओके, हाउ डू यू चूज योर क्लोथ्स? आंखों से देख के। नहीं सर, जैसे कल क्या पहनना है, तो कई बार ऐसा रिपीटेटिव नहीं होता कि मतलब कि हफ्ते पहले के कपड़े मैं तो उसी समय अपने मन जो करता है सब कपड़ा लटका के रखता हूँ। सर द अमाउंट यू स्पेंड ऑन योर क्लोथिंग मंथली, सर ये ऑफ द रिकॉर्ड वाला ही है सर यूथ के लिए। जैसे आप शॉपिंग करते हो तो कहाँ जाते हो, या आप शॉप करते हो तो किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो, शूज़ को, बेल्ट्स को, स्पेक्स को, पेन्स को? मैं स्पेक्स और बेल्ट का कभी शौकीन नहीं रहा। मैं मैक्सिमम कपड़ा सिलवाता हूँ। जी सर। तो मैं थोड़ा सा कलर और फिटनेस का ध्यान रखता हूँ। जी सर। नंबर ऑफ फ़ोन कॉल्स यू गेट इन अ डे? 400 आसपास। 400 सर, उसमें से कितने आंसर करते हैं आप? नहीं, मैं एसएमएस से भी हूँ। अच्छा।
आपने भी मुझे एसएमएस किया होगा, जी सर। मैंने आपको जवाब दिया होगा। तो मैं सबसे बोलता हूँ कि आप मुझे, मैं कॉल उसी का ले पाता हूँ ना, देखो सच्चाई से बोल रहा हूँ, जो भी सुनेगा, कि बोलने से शक्ति बहुत क्षीण होती है, और फिर इतने बड़े लेवल पे काम करना है तो किसी ने कोई बात कही, हम भूल गए, तो अभी तो हम दायित्व पे हैं, ऐसे ना कि जिम्मेदार आदमी का पद है ना, जी तो हम मैसेज से ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें ना याद रखने का टेंशन नहीं होता है। जी हमने देखा अपने मयंक ने क्या लिखा, अच्छा 4 मैसेज आ गए, कहना क्या चाहते हैं, अच्छा इंटरव्यू करना चाहते हैं, चलो ठीक है एक टाइम दे देते, हो गया ना यार। जी जी और वो उससे क्या होता है कि जब मैं भीड़ से अलग होता हूँ तो मैं अपने एसएमएस पे काम करता हूँ, जी और फिर आपके साथ बात कर रहा हूँ, फ़ोन तो नहीं उठा रहा हूँ, जी मेरा फ़ोन पड़ा हुआ है यहाँ जी पे, जी तो फ़ोन तो आ ही रहा है। जी आप देखिए जब तक हम बात किए हैं तब तक आप देखेंगे कि सब मिस कॉल है ना, जी सर जी 2 मिस कॉल, 8 मिस कॉल, 2 मिस कॉल, सब मिस कॉल जा रहे हैं, तो चल रहा है। सर जैसे बॉलीवुड में होता है या किसी भी इंडस्ट्री में होता है, एक स्टार के फेस के पीछे कई लोग उसको उठाने के पीछे होते हैं, तो एक नॉर्मल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पीछे सर क्या वर्किंग के पीछे कितने लोग नॉर्मल एवरेज आपका सपोर्ट स्टाफ रहता है जो आपको स्मूथ फंक्शनिंग में हेल्प कर सकता हो? 10-12। 10-12 सर, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक बार आपने ये मुद्दा उठाया था कि एक अपोनेंट के लीडर ओवर स्टाफ यूज़ कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि मेरे पास सैलरी नहीं है देने के लिए, तो शायद वो नंबर निकला था 63 के आसपास स्टाफ था उनका। नहीं 63 स्टाफ तो नहीं हो सकता, लेकिन 10-12 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। जी जी देखिए 10-10 लोग विधानसभाएं हैं, तो 10-12 लोगों को तो ज़रूरत पड़ती है। सर वो कौन सा वर्ष था जिसने आपका जीवन बदला? 1996। सर ऐसा क्या था? मैंने इंटरव्यू में देखा था किसी में, पर वो ऐसा क्या था उसमें? आपने शायद वो बात नहीं बताई थी, पर आपने साल बताया था। मैं अपने संघर्ष में था 1992 से कि मैं कुछ सफल हो जाऊं, मेरे कुछ अर्निंग हो, कुछ बन जाऊं, तो 92, 93, 94, 95, 96 में सब इंस्पेक्टर बन गया, ओएनजीसी में नौकरी लग गई, एल्बम हिट रिलीज हुआ और हिट हो गया। अच्छा तो फिर मैंने संगीत की दुनिया को अपनाया। सर, दिल्ली में रहने वाले सबका एक पॉपुलर क्वेश्चन रहता है कि आप दोनों जगह रहते हैं सर, दिल्ली और बॉम्बे, तो सर दिल्ली और बॉम्बे, सर आज फैसला कर दीजिए कौन सा बेस्ट है? नहीं, ये तो प्रश्न ठीक नहीं है कि कौन सा बेस्ट है, दोनों का अपना महत्व है, और हम अब दिल्ली की सेवा में हैं, और अब मैं मुंबई नहीं रहता। जी मुंबई की मेरी सारी गाड़ियाँ दिल्ली आ गई। हाँ, मुंबई मेरी बेटी है, वो पढ़ाई करती है, जी तो घर है, मेरा घर है, बंगलो है, तो दोस्त हैं, वो दुनिया जो कल तक जिस दुनिया में था, अब उस दुनिया का मैं वॉइस हूँ, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जी 5000 गाने आपने गाए, उनमें से फेवरेट? सब फेवरेट है। सर अक्सर सुना है मैंने कि कई बार किसी ना किसी के पीछे एक आध्यात्मिक शक्ति होती है जो उससे उसको स्ट्रेंथ मिलती है। सर आपका स्पिरिचुअल मेंटर कौन है? ऐसा कुछ निश्चित जवाब नहीं है। मैं स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अध्यात्म में राजनीति ना हो, लेकिन राजनीति में अध्यात्म जरूर हो। जी जी क्योंकि राजनीति बहुत पवित्र चीज़ है, उसे बहुत लोगों ने गंदा किया है, और हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है उसका जो आधार है ना, मैं समझता हूँ इस देश की संस्कृति है, हमारी अपनी लोक संस्कृति है, पूरे देश की जो लोक संस्कृतियाँ हैं वो हमें बहुत स्पिरिचुअलिटी देती हैं, बहुत शक्ति देती है। सर पॉलिटिकल मेंटर? नरेंद्र मोदी। लाइफ मेंटर? मेरी माँ। वेकअप टाइम?
जब काम हो तभी जगना है। स्लीप टाइम? स्लीप टाइम हमारा 2 बजे के आसपास, 2 PM के आसपास है। सर मॉर्निंग स्केड्यूल जैसे ही उठते हैं? घास पे चलना, शीत पे जो सुबह की ओस रहती है उस पे नंगे पांव चलता हूँ, और फिर 20-25 मिनट अकेले खुद से बात करता हूँ। मॉर्निंग मील? मिल जाता है, जो खा लेता हूँ। कोई बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन सुबह थोड़ा फल खाता हूँ। बेस्ट बुक? बुक से ज़्यादा मेरा संपर्क नहीं है। सर बेस्ट आर्टिस्ट? बेस्ट आर्टिस्ट? आर्टिस्ट सर किसी भी फील्ड में हो सकता है कि आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को देखते हों, जैसे मैंने अभी एक मान्यवर से बात करी थी, विधायक जी से, तो उन्होंने कहा था कि वो इमरान खान को बहुत पढ़ते हैं, तो क्योंकि आर्टिस्ट आर्टिस्ट से सीखता है। तो सर ऐसे किसी भी फील्ड का आपका कोई आर्टिस्ट? ऐसा कोई निश्चित नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग प्रेरणा के कारण हैं, जिनको मैं समझता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। एडवाइस टू अ 30-year-old सेल्फ, अगर आज आप अपने 30 साल पुराने मनोज जी को आप अगर कोई सलाह देना चाहें तो क्या देंगे सर? मैं बोलूँगा, कोशिश करिए ईमानदारी और विनम्रता के साथ। ईमानदारी और विनम्रता के साथ कोशिश करना मत छोड़िए, और अपनी सफलता अच्छा ह्यूमन बनने में, अच्छा इंसान बनने में लक्ष्य बनाइए। मैं सफलता बड़ी कोठी हो जाना, बड़ा नेता हो जाना, इसको मैं सफलता नहीं मानता। अच्छा इंसान होना सबसे बड़ी सफलता है, और उसको अचीव करना चाहिए लोगों को। सर उसी प्रकार से रिकमेंडेशन फॉर मी, कि अगर मैं इलेक्शन की विधि को और जानना चाहता हूं तो आप किसको रिकमेंड करेंगे कि मैं जिससे जाके और डिटेल में सीख सकूं और अपनी ऑडियंस को सिखा सकूं? नहीं, जो लोग 6-7 बार सांसद बन चुके हैं उनसे मिलिए। जी सर, वो भी हैं कुछ लिस्ट में, पर आपकी कोई पर्सनल रिकमेंडेशन? अर्जुन राम मेघवाल जी से मिलिए। जी सर, ठीक है सर, मैं ज़रूर मिलूँगा। दूसरा सर, मेरे जो व्यूअरशिप में कई सारे लोग दिल्ली ग्रामीण और हरियाणा और राजस्थान की फील्ड से हैं, तो वो कहते हैं कि आपने कई सारे भोजपुरी गाने गाए। सर कोई हरियाणवी गाना आपने कभी गाया हो या आगे कोई निकालें या कुछ उनको अभी डेडिकेट? तक तो नहीं गाया लेकिन हरियाणवी सॉन्ग्स में पसंद करता हूँ और गाऊंगा कभी। जी सर, हमारे व्यूअर्स आपका वेट करेंगे। सर अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक इंसाइटफुल इंटरव्यू था मेरे लिए भी और मेरे व्यूअर्स के लिए भी, और जिस तरह का हमने सुना था मनोज तिवारी जी के बारे में, वो आप सबके सामने निकाला। मैं वो बातें निकालने का प्रयास किया कि जो इन्होंने किसी और इंटरव्यू में ना कही हो, और जो हद तक इन्होंने कहा भी वो सब चीज़ें। सर अंत में आप मेरे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट कर सकते हैं लाइक कमेंट शेयर के लिए डिकोडिंग नहीं, बिल्कुल लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, जो जिससे एक दूसरे का सहायता हो सके करते रहिए, तो दूसरे लोग भी आपको लाइक शेयर करेंगे। ये तो ह्यूमन चेन है, बढ़ाए चलिए प्यार की तरह। प्यार की। सर इतना ही था मेरे पास आज के लिए सर। थैंक यू सो मच मयंक, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो और मच। आप अपनी जिज्ञासा को बढ़ाए रखिए। जी ऑल गुड विशेज, बाकी सबको नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।